डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था पहले कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे, उसी सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियोस है। पहले के जो दो वीडियोस थे काफ़ी हेल्पफुल था बच्चों के लिए, एंड इन कंटिन्यूशन विद दोज टू वीडियोस दिस विल बी द थर्ड वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स पे मोस्टली, कि सब्जेक्ट को हम लोग को कैसे डील करना होगा, और दूसरा चीज़ हम लोग इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करें ताकि जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको एग्जाम में फाइनली रिप्रोड्यूस कर लें। तो इस चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जी So सर। hello everyone. As सर ने जैसा बताया, of course we will talk about very important points over here. और सबसे जो बड़ी बात है, अगर पहला पॉइंट को उठा ले कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करें, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जिसको भी डील करना है, जो भी स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट के साथ डील करना है, उसको एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स उसका पहला एक्सपीरियंस बीटेक का है, और नाउ ही इज जंपिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड देयर विल बी चेंज ऑफ नेचर बिटवीन द बीटेक कोर्स या बीटेक के जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के, और जो कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम होते हैं। सो लेट अस डील विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बीटेक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सर, इसमें अगर हम लोग सोचेंगे 4 साल हमने बीटेक की पढ़ाई किया और सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया है, तो उसमें नया चीज़ क्या है जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है बच्चों कि जो हमारा सिलेबस होता है, मोरलेस सिलेबस हो सकता है कि सेम हो, कुछ जगह पे सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे अगर कुछ पॉइंट पे बात करें, स्ट्रक्चर पे ही बात कर लें, तो कुछ कॉलेजेस में स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स होता नहीं है, कुछ में अर्थक्वेक नहीं होता है, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस हो सकता है। बट जो सर मेजर डिफरेंस होता है ना, वो क्वेश्चन पैटर्न में होता है। सेमेस्टर का क्वेश्चन पैटर्न फिक्स होता है कि अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ये क्वेश्चन आएगा। अगर आरसीसी में हम वाटर टैंक उठा लें, तो वाटर टैंक में डोम का डिज़ाइन भी हम लोग पढ़ते हैं सेमेस्टर में। हालांकि वो डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांसेस काफ़ी कम है। अगर गलती से आ भी गया तो उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। प्लस काफ़ी जगह पे थियोरेटिकल चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो सेमेस्टर में। यहाँ पे कुछ जगह पे हमारे पास थियोरेटिकल रहेगा, कुछ जगह पे न्यूमेरिकल रहेगा। लिखने का तरीका अलग होगा। सेमेस्टर में क्या है कि पेपर आपके पास अनलिमिटेड होगा, कुछ भी लिखो वहाँ पे। यहाँ एग्ज़ाम में पेपर भी लिमिटेड है, आपको पहले से ही मेंस में खास करके पेपर अलॉट होगा कि इतने में ही लिखना है, इतने जगह इस जगह में ही आपको लिखना है। तो अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज समझाने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज कैसे एग्जामिनर को पेश करें, हम लोग कैसे उसको पेश करें कि सबसे ज़्यादा नंबर उसमें मिले। और बेसिकली सर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सेमेस्टर और इस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि अब क्योंकि बच्चों ने अभी इस साइड का रूप देखा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, राइट? जी सर। तुमने अभी सेमेस्टर वाला देखा हुआ, और मोर और लेस आई एम नॉट सेइंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज, पर ज्यादातर जगह पर ये मोनोटोनस स्टाइल में होता है। सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं कि पता होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ लेंदी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर कर लिया, कुछ थ्योरेटिकल कर लिया। एट द सेम टाइम अगर मान लो टोटल किसी चैप्टर में 10 है, सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, तो कभी कभी स्टूडेंट ये भी करते हैं कि उनमें से 4 चैप्टर छोड़ दिया, किसी सिलेक्टेड 6 चैप्टर को कर लिया, तो भी कवरेज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, सेमेस्टर वाला जो कवरेज है वो हमेशा एक लिमिटेड कवरेज होता है, एक मोनोटोनस डायरेक्शन में होता है। जबकि कॉम्पिटिटिव नेचर में क्या है, यू नीड टू गिव यू नीड टू गेट द गुड होराइजन ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, होराइजन होना जरूरी है, एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पार्ट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरी चैप्टर एवरी टॉपिक इज ऑलमोस्ट लाइक ए इंपॉर्टेंट वन। और खास तौर से जो ईएस का प्रिपरेशन कर रहा है, उनको पता है कि ईएस के प्री का जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस का टोटल कवरेज है वो थोड़ा सा कंपेयर टू एनी अदर एग्जाम सबसे ज्यादा है, राइट सर? जी सर। अब अगर हम इसको समराइज करना चाहें जो सर ने कहा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेमेस्टर का सैंपल स्पेस है वो छोटा होता है और वो ऑलमोस्ट प्री डिफाइंड होता है, हम लोग को पता होता है। ईएससी में या गेट की भी बात करें तो जो हमारा सैंपल स्पेस, सिलेबस तो वही है बट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कितना विड्थ कवर करना है और किस कॉन्सेप्ट पे कितना डेप्थ तक जाना है। बिल्कुल। ये भी जरूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट को डीप में जाके हम लोग पढ़ेंगे, तो वो भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। बट एक और बड़ा डिफरेंस आता है, वो कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सेमेस्टर के जो भी एग्जाम्स देने, जैसे मुझे अगर कल सोम का एग्जाम देना है, तो अब कल मैं आज रात में बच्चे सोम की ही पढ़ाई करेंगे, कोई सर्वे नहीं पढ़ेगा, कोई आरसीसी नहीं पढ़ेगा, कोई सॉइल नहीं पढ़ेगा। और ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका पूरा इंजीनियरिंग का जितने भी सब्जेक्ट है उन सारे को आपको पढ़ना है, फिर साथ में रिवाइज करना है, और एक ही दिन में सारे का आउटपुट आपको देना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हो जाता है। इसीलिए जो नेचर ऑफ प्रिपरेशन होगा
सेमेस्टर का और कॉम्पिटिटिव का बिल्कुल 100% डिफरेंट होगा। मतलब 100% बोलना तो शायद गलत होगा, बट बहुत बड़ा गैप होगा, आई वुड लाइक टू से। नहीं सर, वो काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, 100% के आसपास ही होगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो बीटेक में पढ़ते हैं वो समझे ना समझे हमको वहाँ सेमेस्टर पास करना होता है, तो किसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि सेमेस्टर निकल जाए। बिल्कुल सर, और ये पॉइंट भी सर ने रखा हुआ है कि जो हमारा 4 साल का इंजीनियरिंग है वो कवर भी करना है आपको उस 10 महीने में, 6 से 10 महीने के अंदर कवर करने के बाद उसको आपको रिटेन भी करना है, और बाद में जब एग्जाम होगा तो पूरा ये जो सिलेबस है 4 साल का इसको फिर रिप्रोड्यूस भी करना है, मतलब वहां से फिर आपको। तो सर जैसे हमारा 4 साल का इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको हमको 6 to 10 मंथ्स में कवर करना है। मतलब कहाँ हम लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अप्रैल में स्टार्ट किए, मई में स्टार्ट किए, जून में स्टार्ट किए, जुलाई में स्टार्ट किए, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग के पास अराउंड 6 से 10 महीने का टाइम पीरियड होगा, जिसमें हमको सिलेबस को कवर करना है, सिलेबस को रिटेन करना है और उसको एग्जाम में सही तरीके से रिप्रोड्यूस करना है और रैंक भी लाना है। सेमेस्टर में क्या होता है ना, रैंक नहीं होता, सब लोग का हो सकता है कि 60% हो जाए या सीजीपीए सबका अच्छा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रैंक आएगा, तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होगा, हमको दूसरे से भी अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट जो है वो फिक्स है। बिल्कुल जी सर। सो जो बेसिक अगर बात इसमें देखा जाए तो अब ये 4 साल का इंजीनियरिंग को 10 महीने में इस तरह से इन सारी चीजों को कर लेना, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बहुत बड़ा इफर्ट जो बच्चा लगाता उसको बहुत कम इफर्ट में कैसे करना है इतने लिमिटेड टाइम में कंप्लीट, बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये 4 साल के पूरे कोर्स को किसी को भी अगर रिड्यूस करना है तो क्या उसके एफर्ट होंगे। जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई एक मैं बैठता हूं या कोई एक स्टूडेंट बैठता है, उसको क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि वो 4 साल के इस इंजीनियरिंग को थोड़ा कम में 10 महीने में पूरी तरह से कर सके और समझ भी सके, मतलब कवरेज ऑफ सिलेबस भी करे, समझ भी ले, रिटेन भी करे। व्हाट आर द एफर्ट्स दे नीड। इसमें क्या है सर, जैसे तो अगर हम लोग देखें सर तो क्या क्या इफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चे को इसमें, तो सबसे पहला जो डाउट आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा रादर इसमें, वो हो जाएगा कि हमको बाउंड्री डिसाइड करना है। मींस दैट इज कवर कि कौन सा सिलेबस कहां तक पढ़ना चाहिए। बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट। यस सर। सबसे पहला, ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम कहां तक पढ़ेंगे, किस चीज को कहां तक पढ़ेंगे। सेकंड हो गया रिसोर्स, क्योंकि इतना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, हो सकता है बेस्ट रिसोर्स जानने के चक्कर में ही हमारा आधा टाइम खत्म हो गया, ठीक है, या फिर हमने कोई रिसोर्स फॉलो किया, कुछ टाइम के बाद पता चला कि अच्छा इसमें गलत चीजें हैं, तो उसको फिर डिस्कार्ड किया, फिर नई तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिसोर्स आइडेंटिफाई करना सही। तीसरा हो गया हम लोग के पास डेप्थ, कहां तक पढ़ना है, ठीक है, कहां तक पढ़ना है, कहां तक किस कॉन्सेप्ट में जाना है। हमने एक कॉन्सेप्ट में समझने में इतना टाइम लगा दिया, राइट, उस टाइम पे तो बहुत समझ में आया हमको वो चीज, लेकिन बाद में जब एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो जो समझा था वो हम भूल चुके हैं, और हम ये भी भूल चुके हैं कि उसको हमने समझा कैसे था, ठीक है। तो उतना टाइम जो उस जगह पे लगाने का उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल सर। ठीक है। फोर्थ हो गया सर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, मतलब ये इससे कोई फायदा नहीं होगा कि तुमने 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। 10,000 क्वेश्चन जो होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या 10,000 ना करके तुम 2,000 करो, बट वो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट का सॉम का उठा लेता हूँ, तो सॉम में हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई नया लर्निंग नहीं होने वाला है। सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम लोग को फोकस करना होगा लर्निंग्स पे, न्यू लर्निंग्स पे। जो एक चीज समझ चुके हैं उसको अगर 100 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उसको 1-2 बार पढ़ा, हमने रिवाइज किया और उससे आगे बढ़ना है हमको, राइट सर। तो मेरे ख्याल से सर ये हमारे पास एक हो गया बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट, दूसरा हो गया रिसोर्स, तीसरा हो गया डेप्थ, चौथा हो गया एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, पांचवा हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, कब रिवीजन करना जरूरी है। और इसमें और एक चीज है मैं जोड़ना चाहूंगा जो मुझे क्लास से पता चलता है, हाउ टू कंबाइन सब्जेक्ट्स, हाउ टू कंबाइन सब्जेक्ट्स। तो ये आपको एक टीचर ही बहुत अच्छे से बता सकता है जिसको सारा सब्जेक्ट का आइडिया है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग स्टील या आरसीसी पढ़ रहे हैं या सॉम पढ़ रहे हैं, तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग अगर वहां आइडेंटिफाई कर लें कि सॉम में ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज आरसीसी में होगा
या इसका यूज स्टील में होगा, इसका यूज सॉइल में होगा, या सॉइल पढ़ते समय हम उस कॉन्सेप्ट को रेफर बैक करें तो हमारा सारा सब्जेक्ट एक लूप पे आ जाएगा। बिल्कुल। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सॉम में ना एक्सिस का कन्वेंशन ऐसा होता है और आरसीसी में एक्सिस का कन्वेंशन ऐसा होता है, सॉम में फिजिक्स अलग है, आरसीसी में फिजिक्स अलग है। तो इस तरह की बातें फिर नहीं होगी जो जनरली बच्चे करते हैं कि अरे नहीं ये तो सॉम का तरीका है, अरे नहीं ये तो आरसीसी का तरीका है। तो अगर फंडामेंटल्स को हमको समझ में आ जाए तो हम लोग सब्जेक्ट को बांध सकते हैं, और जो सिविल का सिलेबस ईएससी के सिलेबस में सबसे ज्यादा दिखता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग ये क्लास में डिस्कस करते भी हैं कि एक कॉन्सेप्ट में उठाता हूँ और उसको देखता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट पे वो रिलेटेड है। जी सर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज में हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कहीं ना हो जाए कि बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। बाउंड्री ये है कि अभी कुछ ऐसे समय में देखो सडनली किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, अलग कॉन्सेप्ट का है, नया है, which is a little bit outside from that particular boundary। अब स्टूडेंट के साथ एक दुविधा ये हो जाती है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े से आउटसाइड, और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या मुझे उसको कवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट एक्चुअली कम्स विद द एक्सपीरियंस कि उस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करना है कि नहीं करना। और मुझे बोलते हुए भी दुख हो रहा है कि ऐसे समय पे मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है कि उन चीजों को कवर करके स्टूडेंट को खुश करते हैं, विच आई थिंक इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ओवरबर्डन ऑन द स्टूडेंट। क्योंकि ये हमारा टास्क है, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समवन इज कमिंग टू अस कि भाई हम कहां से कितने बाउंड्री ऑफ सब्जेक्ट पढ़े। तो कुछ एक अगर मैं छोड़ रहा हूं देन आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो दैट इफ आई एम कवरिंग दैट वन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द स्टूडेंट। दैट इज अबाउट द बाउंड्री। नाउ डेप्थ की जहां तक बात है, डेप्थ में मतलब ये समझ लो कि एक छोटा सा मान लो कि सैग करेक्शन है। ऑफ कोर्स सैग करेक्शन के फॉर्मूले का डेरिवेशन इज देयर बट इट इज नॉट नीडेड। सो ये भी तुम कैसे डिसाइड करोगे जब तुमको अगर सारा कंटेंट मैं दे भी दूं तो तुमको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट को हमेशा लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिसाइड कि जो डेप्थ है ना कहां तक रुक जाना चाहिए। सो हम वो सीधा बोलते हैं कि भाई सैग करेक्शन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ओनली द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू अप्लाई इट फॉर द रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स। इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो जरूरी नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी टर्म इज रिक्वायर्ड। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से बताया। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना फैकल्टीज जो हैं, एजुकेटर जो हैं, अपना ज्ञान के चक्कर में, ज्ञान दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ कभी कभी कवर कर लेते हैं लोग। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अननेसेसरीली एक सब्जेक्ट को अगर बहुत ज़्यादा हम टाइम देंगे तो वो क्लास करते हुए या पढ़ते हुए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक महीने के बाद जो तुमने 100, 150, 200, 300 घंटा पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट को, वो पूरा भूल के ऑलमोस्ट उसमें से 10 से 15 घंटा तुमको रिटर्न होगा। राइट? तो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक अगर जाने की जरूरत पड़ जाए जो एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ बड़ा ध्यान में रखो कि पढ़ने खाली हमारा एम नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है और रैंक लाना है। अगर हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब करेंगे जिसको हम आगे चल के शायद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएँ, या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे बेटर है कि हम अगर उस सब्जेक्ट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लें। बिल्कुल। सो इस तरह से एक्चुअली में ये जो चीजें सर बता रहे हैं, इन चीजों के जरिए वी आर गोइंग टू रिड्यूस योर एफर्ट ट्रेमेंडसली। वो तुम समझ भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे कितने एफर्ट को रिड्यूस किया जाने वाला है। एट द सेम टाइम अगर ये सर ने जो लिखा है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन में एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया, सपोज ट्रैवर्सिंग हमने ले लिया, उस पर्टिकुलर चैप्टर में फ्रॉम द पास्ट किस तरह के सवाल आ रखे हैं, ईएस के प्रोस्पेक्टिव में या गेट के प्रोस्पेक्टिव में। अब ईएस और गेट के प्रोस्पेक्टिव के सवाल होने चाहिए तुम्हारे पास, और एट द सेम टाइम तुम्हारे पास में इतने ही नंबर के सवाल होने चाहिए जिससे कि प्रॉपरली एक चैप्टर कवर हो जाए। तुम्हें जरूरत नहीं है अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की, जैसा सर ने कहा, क्योंकि वो अननेसेसरी फिर तुम्हारे लिए क्या होगा, टाइम किलिंग है। क्योंकि तुमको बड़ा मजा आता रहेगा। कुछ एक लिमिट के बाद क्या है ना, कितने भी सवाल बनाओ, इट्स जस्ट लाइक कि यू आर फीलिंग गुड कि मुझे बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। राइट सर। हम लोग क्या करेंगे, क्लास में जो है डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट ये बच्चों पे नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। मतलब बच्चों पे ये नहीं छोड़ा जाएगा कि तुम ये पढ़ लो, ये देख लो या ये क्वेश्चन कर लो।
डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट फैकल्टी ही करवाएगा कि तुमको ये करना है, बिकॉज फ्रॉम द एक्सपीरियंस और क्वेश्चन देख देख के बच्चों का साइकोलॉजी समझ समझ के हमको पता चल चुका है कि क्या करने से सबसे बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन हो सकता है। That's जी सर। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट कि ये तुम्हारे एफर्ट कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसको अगर हम चीजें हैं। समराइज करना चाहेंगे सर, तो Yes, जो sir. बहुत ज्यादा एफर्ट तुमको लगाना था अपने आप से, वो ऑलमोस्ट क्लास आने से एफर्टलेस होने वाला है। यस सर, दैट्स ट्रू, दैट्स पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने का एफर्ट, बट डिसीजन मेकिंग वाला एफर्ट, जो कियोस वाला एफर्ट है कि ये करूं बिल्कुल। एन नंबर ऑफ रिसोर्स करूं, या यहाँ से पढ़ूं, इसमें कहाँ तक पढ़ूं, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीजें खत्म हो सो जाएगा। बाउंड्री तुम्हें नहीं डिसाइड करना, रिसोर्सेस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, डेप्थ तुम्हें नहीं डिसाइड करना वेयर यू हैव टू गो, टिल विच पॉइंट यू नीड टू स्टॉप इट। तुम्हें ये नहीं पता करना कि ये सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे इस चैप्टर को कवर करने के लिए है या नहीं है, दैट आल्सो विल बी डिसाइडेड बाय अस। एट द सेम टाइम द नेक्स्ट लेवल हम इसको इस तरह से प्रोवाइड करेंगे कि तुम्हारे रिवीजन की स्ट्रेटजी भी आसान हो सके। बिल्कुल सर। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। सर अगर एक बच्चे को अगर ढंग से पढ़ाया ना जाए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ना पढ़ाया जाए, चीजों को आसान बना के ना दिया जाए, तो रिवीजन करना भी उतना ही जटिल, उतना ही कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है। राइट। सो रिवीजन से पहले ये जरूरी है कि चीजों को आसान और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा दिया जाए, तभी वो रिवीजन करने के लायक है। राइट। तो थोड़ा सा अगर हम रिसर्च की बात कर लें, तो एक कर्व है हमारे पास, फॉरगेटिंग कर्व। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च किया हुआ कर्व है, ये हमारा कर्व ऐसे नहीं है। तो इस कर्व में देखेंगे तो देखो ये जो है हमारे पास, ये टाइम कितना जा चुका है। अगर यहाँ देखोगे तो 7 डेज पे के आसपास ऑलमोस्ट ये नीचे आ गया है, और यहाँ पे लगभग 10% के आसपास रिटर्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, ये जरूरी नहीं है कि हम सबके लिए एक ही कर्व वैलिड हो सकता है ये टाइम पीरियड अलग अलग बच्चे के लिए थोड़ा सा वेरी करे। तो पहले अपने आप को चेक करना होगा कि हमारा जो टाइम है, कितना टाइम के बाद अगर हम रिवाइज कर दें तो उसको हम प्रॉपरली रिटर्न कर लें। तो कुछ टाइम के लिए हमको अपने आप को उस कर्व पे या उस प्रोसेस पे रख के देखना होगा कि कितने टाइम के बाद रिवाइज करने से हम इफेक्टिवली चीजों को रिटेन कर पा रहे हैं। और कई बार सर ये लोग बोलते भी हैं कि 147 थ्योरी अपना लो, तो 257 अपना लो, मतलब कि पहला रिवीजन एक दिन पे कर लो, फिर उसके बाद का 4 दिन पे, और एक बार 7 दिन पे कर लो। ये जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए एक ही स्ट्रेटेजी फिट हो, बट हाँ एट द सेम टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये जो भूलने वाली बात है हर किसी के लिए है सही। हो सकता है सबका रेट अलग अलग हो भूलने का, बिल्कुल, बट भूलना तो बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट बात है, जो भूलना ही भूलना है। यानी इसको हम अगर श्योर शॉट एक्सेप्ट करके चले तो हर किसी को एक प्रॉपर रिवीजन टाइम इंटरवल की जरूरत है। सर इस पे हम बात भी करेंगे जब क्लास करेंगे तो। और दूसरा चीज इसमें ये है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि जब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो हमेशा ना स्टार्टिंग से रिवाइज मत करो। जैसे सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो गया, एक बार तुमने रिवाइज कर दिया स्टार्टिंग से, जब दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो एक बार तो पढ़ चुके हो ना, तो लास्ट चैप्टर से रिवाइज करो, या कभी मिड से कोई चैप्टर उठाओ। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, कम से कम अगर एक बार गो थ्रू करोगे तो तुमको लगा कि हाँ ये चीज देखा हुआ है। नहीं तो क्या हुआ, 15-20 दिन अगर हम सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे तो हो सकता है वो एज इट इज एक नया सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इसी कर्व को एक बार के लिए मान लूं, सबके लिए ये जनरल थ्योरी है सपोज, तो 7 डेज पे दूसरा फॉरगेटिंग साइकिल है जहां के मैक्सिमम आप भूल जा रहे हैं। तो इससे ये पता चला ठीक है, कम से कम यार 7 डेज के पहले मुझे एक तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। बट सर का कहना ये है कि कई बार क्या होता है कि आप कोर्स में भी हैं, साथ में आपके क्लासेस भी चल रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा, तो यू मस्ट टेक केयर कि मैं अगर पूरा नहीं भी रिवाइज कर सकता हूँ तो जब आप पढ़ के रखते हैं उसमें से कुछ सेलिएंट जगह होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या थोड़े प्रॉब्लम्स आप मार्क करके रखें। सो अगर आप पूरा रिवाइज नहीं भी कर पाते, उन सेलिएंट जगहों को आपको जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए, थोड़े समय लगा के भी। बिल्कुल। अच्छा, रिवीजन के बाद में एक बात ये, जैसा सर बता रहे थे, रिवीजन जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा जो रिवीजन के साथ एक मुद्दा है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद ये सोचता है कि मुझे एब्सोल्यूट रिवीजन करना है, मतलब सर वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट, डॉट बाय डॉट। ये सबसे बड़ा एक, मतलब उसने बोझ ही बड़ा उठा लिया पहले। हाँ, तो उसमें फिर एफर्ट इतना ज्यादा लगेगा कि तुम छोड़ दोगे उस चीज। बिल्कुल। इसमें और एक चीज मैं सर करूँ बोलूँ, तो हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीजों को आसान बना के पढ़ाया जाता है, तो क्लास में सबसे बढ़िया समझ में आता है और ऐसा लगता है कि इतना आसान चीज मैं सब भूल कैसे सकता हूँ। लेकिन उस जगह पे तुम्हारा एक काम होता है कि कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में तुमको लिख लेना चाहिए कॉपी में, ताकि जो समझ तुमको उस टाइम पे था 2 दिन बाद वो समझ नहीं रहेगा। ये तुम अपने लाइफ में ही मार्क करना कि कभी तुम पढ़ रहे हो और चीज़ों पे पूरा घुस चुके हो और तुमको हर चीज़ वहाँ समझ में आ गया और तुमने सोचा कि ठीक है
अभी थोड़ा वेट करता हूँ, 2-3 दिन के बाद एक नया कॉपी खरीदूंगा और उसमें मैं अपने लर्निंग्स बनाऊंगा। जब तक तुम कॉपी खरीदोगे तब तक तुम लर्निंग्स भूल चुके हो। बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, जो चीज़ जैसे जब समझ में आए उसी जगह पे लिख लेना है। इसको डिले करोगे तो तुम्हारा लर्निंग भूल जाओगे और फिर तुम सोचते रहोगे कि मैंने क्या सोचा था, हो सकता है वो याद आए या याद ना भी आए। बिल्कुल। इसी में एक्सटेंडेड एक पार्ट ये है कि अगर जो चीज़ आसान लग गया तो स्टूडेंट्स को ये भी लगता है, मान ली एक तो लिखना तो छोड़ ही दिया, बाद में लगता है कि चलो ये सब्जेक्ट आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। अब उसको क्या किया उसने, वो पीछे वाले लाइन पे लगा दिया कि मैं इसको बाद में रिवाइज करूंगा, और वो ये बात को भूल गया कि दिमाग की जो कैपेसिटी है वो भूलने का श्योर शॉट कैपेसिटी है। तो भाई मतलब श्योर शॉट है कि भूलना है, हमारी कैपेसिटी ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ा वो 100% रिटेन रखेंगे 2 महीने बाद भी। तो अगर ये रियलिटी को फेस कर लो तो जो चीज़ें आसान है ना उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी एक टाइम इंटरवल पे जरूर रिवाइज करना है। अदरवाइज जो टफ है वो तो कर ही रहे हो, उसमें फंसे ही रहोगे, और जो आसान है वो भी हाथ से निकल जाएगा आफ्टर सम टाइम इंटरवल। बिल्कुल सर। तो अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो रिवीजन मस्ट है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि खाली तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा जो रिवीजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। बेसिकली मुद्दा ये है बच्चों कि जो भी तुमने पढ़ा उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक। अच्छा, ठीक है, उस पे फोकस करना जी चाहिए। सर, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट तुम अगर पूछना चाहो कि मैं कितना रिवीजन करूं, तो किसी एक सब्जेक्ट का जितना टाइम अलॉटेड है उसका कम से कम 1/10 ऑफ द टाइम मस्ट बी गिवन फॉर एनी रिवीजन। तो याद रखना, अगर तुम 3 घंटे की एक क्लास कर रहे हो तो कम से कम 1/10 ऑफ द टाइम जितना तुमने क्लास किया उतना टाइम तो मिनिमम एलोकेट करना ही पड़ेगा रिवीजन के लिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन दोज थिंग्स। मतलब पहली बार रिवीजन में कम से कम उतना हाँ, पहली बार में कम से कम सर उतना समय देना ही चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि रिवीजन की एक बात को ध्यान रखना, रिवीजन एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। बहुत सारे थ्योरी भी अवेलेबल है, सबके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने अकॉर्डिंग नॉर्मली बैठ के देखो, पहले तुम निकालो कि नॉर्मल क्लासेस करके आ रहे हो, क्लासेस के बाद में तुम नॉर्मल क्लासेस वाले जो तुम्हारे पार्ट है उसको तुमने ठीक से एक बार गो थ्रू किया, और फिर जो बचा हुआ समय है उसमें तुम रिवाइज करोगे। तो समय को एलोकेट करो और फिर रिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करो। कुछ स्टूडेंट शायद बीच में हो जिनके हो सकते हैं पहले के 2-3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, उनको रिवाइज करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी सिर्फ 1 ही 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो सबका अलग अलग स्टाइल होगा, सबके टाइम अवेलेबिलिटी और सबका सब्जेक्ट भी अलग अलग होगा। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है, एट द सेम टाइम आपको PYQ भी बनाना है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको टाइम का एलोकेशन प्रॉपर डिसाइड करना होगा। एंड एट द सेम टाइम आप एक अपना टेबल बनाइए एक रजिस्टर में, और सारे सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, सब सब्जेक्ट लिखने के बाद उसमें आप क्या कीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो भी आप लिख लीजिए। लिखने के बाद रिवीजन के लिए एक मार्किंग सिस्टम निकालिए, ताकि आपको जब जब समय मिलता है किसी सब्जेक्ट में, अगर आपको कम भी समय मिलता है और जो चैप्टर से आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है, या जहां आपको लग रहा है ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा वहाँ पे डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, वो याद रखना है, तो आप ना जब रिवीजन करें तो उसको टिक जरूर कर ले या उसको मार्किंग कुछ दे दे, ताकि एट द आफ्टर सम टाइम आपको ये चीज़ें ना इतनी मैकेनिकल टाइप में हो जाए कि मैं एक बार देखूँ तो मुझे ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ें मैंने इतनी बार रिवाइज कर रखी है, ये चीज़ें मेरा छूट गया है। इससे थोड़ा सा आप अपने आप को ट्रैक भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब बर्डन नहीं होगा कि क्या रिवीजन हो चुका है, क्या छूट चुका है। राइट। सो वंस यू हैव डिसाइडेड, वंस यू हैव कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो, क्लासेस भी लो, देन यू गो फॉर द रिवीजन। प्लानिंग थोड़ा करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि डेली डेली सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है और उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में इतने सिलेबस को कवर करना और रिवीजन करना, ये सारा कुछ जरूरी है। सो यू कैन ज्वाइन आवर बैच, जो जिनका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया है। हम जो बैच अनाउंस कर रहे हैं 4th जून को और 20th जून को, तो अकॉर्डिंगली जिनके सेमेस्टर्स के एग्जाम हो गए हैं और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन अस फॉर ESN गेट प्रिपरेशन। राइट, ये हमारा क्लासरूम कोर्स रहेगा, मतलब ये ऑफलाइन मोड में है। और इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास ऑनलाइन मोड में, वो अभी जून में 10 जून से स्टार्ट होगा। सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, वो लोग ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। यू कैन पोस्ट द कमेंट, और कुछ अगर क्वेरी है आपकी, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कुछ अगर पूछना चाहें तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके अलावा कुछ और सजेशंस भी अगर आपके पास है, दैट आल्सो यू कैन कमेंट ऑन आवर YouTube चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।